नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, जिसकी खोज गैल्वेनी और वोल्टा ने की, इसलिए उसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल और उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम उस विद्युत रासायनिक सेल में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है, उनका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात होती है इलेक्ट्रोड विभव की। इसकी इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल में हमने ऐसा पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। पहला अर्ध सेल को आप एलोन के रूप में मान सकते हो, दूसरा अपने आप जानकारी में रह जाएगा, दूसरा अर्ध सेल है वो कैथोड के रूप में होता है। ये प्रथम अर्ध सेल है और ये द्वितीय अर्ध सेल। दो अर्ध सेल होते हैं। उन दो अर्ध सेलों में दो बातें होती है। एक तो होता है धातु का इलेक्ट्रोड और फिर उसी धातु का लिया जाता है विलयन। तो यहाँ पर ले लिया आपने एक धातु का इलेक्ट्रोड और उसी धातु का ले लेंगे हम विलयन। ये दूसरे अर्ध सेल में भी ऐसा ही होता है। एक तो धातु का होता है इलेक्ट्रोड और जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी धातु का ले लिया जाता है उसमें विलयन। तो ये दोनों बन गए। फिर इन दोनों को किससे जोड़ दिया जाता है? इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तो जोड़ दिया जाता है धातु के तार से। बीच में बल्ब लगा होता है जो विद्युत धारा के चालन को प्रदर्शित कर देगा। दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिया जाता है? धातु के तार से। और दोनों विलीनों को किससे जोड़ दिया जाता है? दोनों विलीनों को जोड़ दिया जाता है लवण सेतु से, जो उल्टे यू आकार की कांच की नलिका होती है। ये मान लिया लवण सेतु। इस प्रकार का जो सेल प्राप्त होता है उस सेल को कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। और इस लवण सेतु के अंदर सांद्र विलीन भरा हुआ होता है। ये आपने पढ़ लिया KCl कांस्टेंट है, सांद्र है, सांद्र KCl का विलीन पढ़ लिया। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एनोड पर, एनोड को आप याद रख सकते हो एलोन से, एलोन इसका मतलब एनोड है। वो L का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, बाईं तरफ बनेगा। O का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। N का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, जो हमने कल में भी देखा। इस छड़ पर तो इसमें देखोगे तो इस छड़ पर तो कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। और इसके विलयन में देखोगे तो इसके विलयन में कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। विलयन में धनावेश होगा, छड़ पर ऋणावेश होगा। कैथोड पर देखोगे तो कैथोड पर छड़ पर तो होगा धनावेश, छड़ तो क्या हो गई? धनावेशित होगी, क्योंकि कॉपर जमा होती है। और विलयन में कौन सा आवेश होता है? विलयन में आवेश होता है ऋणावेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर, चाहे एनोड को लो चाहे कैथोड को लो, धातु और धातु विलयन के मध्य विपरीत आवेश है। इस विपरीत आवेश के कारण इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होता है विभव। दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या उत्पन्न होता है? विभव। यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा और यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकार का आवेश है। इस विभव को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव होगा वो एनोड का होगा और ये इलेक्ट्रोड विभव होगा वो किसका होगा? कैथोड का होगा। परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य विपरीत आवेश होता है। इस कारण उत्पन्न हुए विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप परिभाषा के तौर पर यह कह सकते हो, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल पर धातु व धातु विलयन के मध्य, धातु एवं धातु विलयन के मध्य, धातु विलयन के मध्य विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होता है। इस कारण अलग अलग प्रकार का आवेश होगा। इस कारण उत्पन्न हुए विभव को, उत्पन्न हुए विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर एनोड पर विभव उत्पन्न होगा तो उसे एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे और कैथोड पर उत्पन्न होगा तो उसे कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये बन गई इसकी
परिभाषा वापस देखना। हमने कल पढ़ा था सेल, दो सेल होता है, प्रथम और सेकंड, दो अर्ध सेल होता है एक सेल विद्युत रासायनिक सेल में। प्रथम अर्ध सेल है वो एनोड है, द्वितीय अर्ध सेल है वो कैथोड है। यहां पर भी देखोगे छड़ और विलीन के बीच में विपरीत आवेश है, यहां पर भी देखोगे छड़ और विलीन के मध्य विपरीत आवेश है। अलग प्रकार का आवेश होने के कारण यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा और यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा। जो इस सेल पर विभव उत्पन्न होगा वो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा, जो इस अर्ध सेल पर विभव उत्पन्न होगा वो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। परिभाषा हो जाएगी विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल पर धातु व धातु विलीन के मध्य विपरीत चार्ज होता है, अलग अलग प्रकार का आवेश होता है, इस कारण उत्पन्न हुए विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये तो हुई इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। अगर इसमें हमसे पूछ ले मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? देखो कंडीशन लगा ली इसने, क्या कंडीशन लगाई? मानक स्थिति लगाई, और मानक स्थिति का मतलब है वहां का तापमान, जहां पर इसको लेंगे उसका तापमान है वो होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर है, दाब है, वो होना चाहिए 1 वायुमंडलीय, और विलीन की सांद्रता है वो विलीन की सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल। अगर इस कंडीशन में किसी अर्ध सेल पर जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको सरल शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि मानक अवस्था, मानक अवस्था कोष्टक में हम उसको प्रदर्शित कर दें कि ताप है वो होना चाहिए 298 केल्विन, दाब है वो होना चाहिए 1 एटीएम, और सांद्रता है विलीन की वो होनी चाहिए 1 मोल। मानक अवस्था पर अर्ध सेल पर उत्पन्न हुए विभव को, उत्पन्न हुए विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई। कंडीशन लगानी है, कौन सी कंडीशन लगानी है? मानक, और मानक का मतलब है ताप 298 केल्विन, दाब 1 वायुमंडलीय, और सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। किसी भी अर्ध सेल पर विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर एनोड पर विभव उत्पन्न हुआ तो एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, और कैथोड पर उत्पन्न हुआ तो वो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। बट एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी पद्धति केवल कैथोड को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है, एनोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानती है। तो आप यहां पर एक नोट पॉइंट करके भी हम लिख सकते हैं जो आप जानकारी में रखना। आईयूपीएसी के अनुसार कैथोड पर, कैथोड इलेक्ट्रोड विभव को ही, इलेक्ट्रोड विभव को ही, कैथोड इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आईयूपीएसी है वो केवल कैथोड को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है, एनोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानती है। ये तो हुआ इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और आईयूपीएसी केवल कौन से को मानेगी? कैथोड इलेक्ट्रोड को ही, कैथोड इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है, एनोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानती। अब इसके बाद अगली परिभाषा की बात करें तो वो है सेल विभव, सेल विभव, या इसको आप दूसरे शब्दों में पढ़ सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल V/B पढ़ सकते हो, या इसको प्रदर्शित कर सकते हो ई सेल के द्वारा, ईएमएफ पढ़ लो या ई सेल पढ़ लो। सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल या ई सेल या ईएमएफ भी इसको पढ़ सकते हो। किसे कहते हैं? तो देखो बात करनी है विद्युत रासायनिक सेल की,
हम जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। पहला हमेशा एनोड होगा, दूसरा हमेशा कैथोड होगा। पहले पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, दूसरे पर अपचयन अभिक्रिया होगी। एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में। फिर इस दोनों में एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो, धातु विलयन के बीच में विपरीत आवेश है, यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा और यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा। तो इन दोनों विभवों का हम अंतर निकालेंगे। उस अंतर को क्या पढ़ेंगे? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। परिभाषा क्या बनती है उससे पहले वापस देखना, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है, एनोड पर भी विभव उत्पन्न होता है, कैथोड पर भी विभव उत्पन्न होता है। इन एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रॉन विभव का जो अंतर निकालेंगे, अंतर मींस विभवांतर प्राप्त करेंगे, उस विभवांतर को क्या कहते हैं? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। परिभाषा बनती है ऐसी कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों पर उत्पन्न हुए विभव के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। ये सेल विभव की हो गई परिभाषा कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों पर उत्पन्न हुए विभव या इलेक्ट्रोड विभव के विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। निकालने का सूत्र क्या होगा? तो इसके निकालने का सूत्र होगा ई सेल, सेल का सेल विभव बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट पर अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव माइनस लेफ्ट पर अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव। इनमें से अगर राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दोगे वो प्राप्त हो जाएगा सेल का सेल विभव। राइट में कौन सा है? कैथोड है। लेफ्ट में कौन सा है? एनोड है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, सेल का सेल विभव, सेल का सेल विभव बराबर कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। कैथोड में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को निकालोगे तो वो आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। ये तो हुआ सेल विभव। अगर इस सेल विभव में भी हम बात कर लें मानक सेल विभव की, इसकी बात कर लें मानक सेल विभव की, मानक सेल विभव कंडीशन कौन सी हो जाएगी? 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय दाब और एक मोलर सांद्रता पर जो विभव उत्पन्न होगा उसका विभवांतर क्या कहलाएगा? मानक सेल विभव कहलाएगा। और इस मानक सेल विभव का सूत्र क्या बन जाएगा? इस मानक सेल विभव का सूत्र बन जाएगा ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड में से एनोड के मानक इलेक्ट्रॉन विभव को निकाल लोगे तो प्राप्त हो जाएगा मानक सेल विभव। ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हुई, दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं इलेक्ट्रॉन विभव और सेल विभव। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य विपरीत आवेश होता है। एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस होगा, एक पर माइनस है तो दूसरे पर प्लस होगा। इस कारण जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे? तो 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय दाब और सांद्रता 1 मोलर है तो अर्ध सेल पर जो विभव उत्पन्न होता है वही कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, चाहे वो एनोड का है चाहे वो कैथोड का। बट उसमें एक आईयूपीएसी के अनुसार अगर पूछे तो आईयूपीएसी केवल कैथोड को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है, एनोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं मानती। अब बात करते हैं अगली सेल विभव की या सेल के विद्युत वाहक बल की या ईएमएफ की। तो वो किसे कहते हैं कि यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा और यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा। दोनों अर्ध सेलों पर उत्पन्न हुए विभव का अंतर मींस विभवांतर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। और अगर यहां पर भी मानक अवस्था है
तो मानक अवस्था के लिए ऊपर नोड लगा लोगे और कैथोड में से एनोड के मानक इलेक्ट्रॉन विभव को माइनस कर लोगे और सूत्र ये होगा राइट माइनस लेफ्ट। राइट के अंदर हमेशा कैथोड होगा और लेफ्ट के अंदर हमेशा क्या होगा, एनोड। जब भी ईएमएफ निकालो तो सेल का सेल विभव बराबर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेल का निरूपण। सेल आरेख किस प्रकार से बनाते हैं। अगर सेल आरेख की बात करें तो सेल विद्युत रासायनिक सेल का सेल आरेख बनाओ तो विद्युत रासायनिक सेल का जब भी सेल आरेख बनाते हैं पहले लिखा जाता है एनोड अर्ध सेल को। इसको लिखा जाता है एनोड अर्ध सेल, एनोड अर्ध सेल को लिखा जाता है, ठीक है। एनोड अर्ध सेल के बाद में लिखा जाता है कैथोड अर्ध सेल को, कैथोड अर्ध सेल को। पहले एनोड को लिखा जाता है, उसके बाद में लिखा जाता है कैथोड अर्ध सेल। और ये दोनों अर्ध सेल है लवण सेतु के द्वारा पृथक रहते हैं और लवण सेतु को प्रदर्शित किया जाता है दो समानांतर तिरछी रेखाओं के द्वारा। ये समानांतर तिरछी रेखाएं हैं, ये समानांतर तिरछी रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। तो जब भी किसी सेल अभिक्रिया का विद्युत रासायनिक सेल का सेल निरूपण करते हो, सेल निरूपण करोगे पहले किसको लिखोगे, एनोड अर्ध सेल को, फिर किसको लिखोगे, कैथोड अर्ध सेल को। एनोड और कैथोड को पृथक किसके द्वारा किया जाता है, लवण सेतु के द्वारा किया जाता है। उसका प्रदर्शन कैसे होता है, दो समानांतर तिरछी रेखाओं के द्वारा होता है। अब ये जो एनोड अर्ध सेल है, इस एनोड में भी धातु धातु विलीन होता है। तो एनोड अर्ध सेल में पहले प्रयुक्त करोगे आप धातु को और उसके बाद में प्रयुक्त करोगे धातु विलयन को। पहले तो काम में लोगे धातु और उसके बाद में किसको लिखोगे, धातु विलयन को। फिर दो समानांतर तिरछी रेखाएं आ जाएगी, ये समानांतर तिरछी रेखाएं प्रदर्शित करेगी लवण सेतु को। कैथोड को प्रयुक्त करोगे तो कैथोड में पहले आएगा धातु विलयन, पहले तो आएगा धातु विलयन और उसके बाद में आएगी धातु। एनोड में पहले आती है धातु और उसके बाद में आता है धातु विलयन। कैथोड में पहले प्रदर्शित होगी धातु विलयन, उसके बाद में प्रयुक्त होगी धातु। अब हम अगर डेनियल सेल के लिए लिखे, जो कल आपने निरूपण किया था डेनियल सेल, उसके लिए अगर सेल निरूपण करें तो डेनियल सेल में हम जानते हैं एनोड के रूप में जो धातु प्रयुक्त होती है वो धातु किसकी होती है, जिंक की। कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। विलयन के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, जिंक सल्फेट को। वो कौन सी अवस्था में होता है, विलीन अवस्था में। फिर दो समानांतर तिरछी रेखाएं जो लवण सेतु को प्रयुक्त करेगी। कैथोड के रूप में विलयन कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट। विलयन का मतलब एक्वस अवस्था में। फिर तिरछी रेखा के द्वारा पृथक होगा धातु कौन सी होगी, कॉपर की, जो कौन सी अवस्था में होगी, ठोस अवस्था। अगर इसको इस प्रकार से पूरे को जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट विलयन को प्रदर्शित नहीं करके केवल आयनिक अवस्था में लिखो तो आप ऐसे कह सकते हो, ये रहा जिंक ठोस अवस्था, फिर लवण सेतु, फिर जिंक सल्फेट में विलयन कौन सी अवस्था में होता है, Zn+2 किस में है, विलयन में है, एक्वस अवस्था में है। लवण सेतु कॉपर सल्फेट में कॉपर कौन सी अवस्था में है, Cu+2 के रूप में, किसमें है, विलयन में है। फिर कॉपर धातु कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। अगर आपको इस विलयन की सांद्रता दे रखी है तो यहाँ पर आप सांद्रता ताप दाब को प्रयुक्त कर सकते हो जो दे रखा है। तो ये हुआ किसी भी सेल का सेल निरूपण। सेल निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, वापस देखना। सेल निरूपण करोगे पहले किसको लिखोगे, एनोड अर्ध सेल, फिर किसको लिखोगे, कैथोड अर्ध सेल। एनोड और कैथोड किसके द्वारा पृथक रहते हैं, लवण सेतु के द्वारा पृथक रहते हैं। लवण सेतु को कैसे प्रयुक्त करते हो, दो समानांतर तिरछी रेखाओं के द्वारा। एनोड में पहले लिखोगे वो क्या होगी, धातु, बाद में क्या आएगा, धातु विलयन। कैथोड में पहले क्या आएगा, धातु विलयन, बाद में क्या आएगी, धातु। अगर आप डेनियल सेल के लिए लिखो तो जिंक और जिंक सल्फेट, फिर लवण सेतु, कॉपर सल्फेट और कॉपर। ये हो गया सेल निरूपण या सेल इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव और सेल का निरूपण। अब हम एक विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। यह है एक जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में जो होती है, जिसमें क्या होता है कि निकल है वो सिल्वर आयन के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता है निकल आयन Na+2 और सिल्वर है वो हो जाता है 2Ag
प्लस से 2Ag में। ये एक सेल अभिक्रिया जो रेडॉक्स प्रवृत्ति की है। अब इससे संबंधित, इस सेल अभिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न होता है इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया लिखो। इलेक्ट्रोडों पर जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया लिखो। एनोड पर कैसी होती है, कैथोड पर कैसी होती है, उसका उल्लेख करो। दूसरा इससे संबंधित प्रश्न बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रॉन का गमन। इलेक्ट्रॉन का गमन किस प्रकार से होता है, दिशा बतानी है, कहां से कहां होता है। तीसरा प्रश्न बनता है वो इससे इस प्रकार का बनता है विद्युत धारा का गमन। विद्युत धारा का गमन या विद्युत धारा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है। अगला प्रश्न इससे संबंधित बनता है वो ये बनता है कौन सा इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक एवं पतला होता है। उस इलेक्ट्रोड की पहचान करनी है जो ऋणात्मक भी होता है और साथ में पतला भी होता है। उससे अगला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कौन सा इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं मोटा होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं मोटा होता है। अगला इससे संबंधित प्रश्न बनता है वो ये बनता है सेल निरूपण करो। सेल निरूपण, या ये भी पूछ ले सेल आरेख लिखो। इस अभिक्रिया का आपको क्या बनाना है, सेल निरूपण करना है या सेल आरेख बनाना है। अगला इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है वो ये आ जाता है सेल विभव लिखो। सेल विभव, मानक सेल विभव पूछ लो या सेल विभव कह दो, चाहे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की गणना करो। ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को सरल करोगे इस अभिक्रिया से। तो इस अभिक्रिया की सबसे पहले करनी है पहचान। अगर आप पहचान करोगे, कैसे करोगे, तो हम जानते हैं ये जो मुक्त अवस्था में तत्व होता है, धातु होती है, उसका ऑक्सीकरण अंक होता है 0। जो आयनिक अवस्था में होती है उस पर जो आवेश है वो आवेश ही उसका कहलाता है ऑक्सीकरण अंक। इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, +1। यहां पर देखोगे निकल आयनिक अवस्था में इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2। ये मुक्त अवस्था में इसका मतलब इस धातु का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0। पहले बात करते हैं निकल की। तो ये रहा निकल, यहां से यहां बदला, Na से किस में बदला, Na+2 में बदला। अगर Na से Na+2 में बदला तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि। और जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। फिर यहां पर देखा सिल्वर का ऑक्सीकरण यहाँ 1 है, यहाँ सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक 0 है। 1 से 0 हुआ मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, कमी। और अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। अब हमें से प्रश्न क्या पूछा गया, ये तो थी अभिक्रिया और उस अभिक्रिया की हमने की है पहचान। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनो और फिर समझने का प्रयास करना। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, 2। तो हमने लिख दिया एनोड पर, और दूसरा इलेक्ट्रोड लिख दिया हमने कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। हम जानते हैं एनोड पर होती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और कैथोड पर होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, रिड्यूस रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये निकल में परिवर्तन हुआ, क्या बना, Na से बना Na+2। और +2 हम जानते हैं कब बनेगा, जब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये समीकरण बन गई आपकी। फिर कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन। इसका किसमें हो रहा है, 2Ag+। एक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 सिल्वर आयनों में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 की। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर लेंगे और 2Ag धातु के रूप में अपचयित हो जाएंगे। ये हो गई दूसरे अर्ध सेल पर होने वाली अभिक्रिया, एक एनोड पर दूसरी कैथोड पर। हो गया।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का गमन। हमने विद्युत रासायनिक सेल में कल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होता है। इलेक्ट्रॉन का गमन होता है एनोड से कैथोड की ओर। इसमें एनोड के रूप में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, निकल। कैथोड के रूप में क्या प्रयुक्त हुई है, चांदी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होगा, निकल से चांदी की ओर। कहां से कहां होगा, निकल से चांदी की ओर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का गमन। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का गमन होता है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कैथोड से एनोड की ओर। यहाँ कैथोड के रूप में कौन सा है, चांदी। एनोड के रूप में क्या है, निकल। तो यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा, चांदी से निकल की ओर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक एवं पतला होता है, जिसका अपघटन होता है। और अपघटन कौन से का होता है, एनोड का। एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड। यहाँ एनोड के रूप में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होगा, एनोड के रूप में प्रयुक्त होगा निकल। तो आप ये कह सकते हो निकल का इलेक्ट्रोड, एनआई का इलेक्ट्रोड। एनआई का जो इलेक्ट्रोड है, एनआई की छड़ है वो ऋणावेशित होगी और पतली होगी। फिर बात करें हमने कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं मोटा होता है, जिस पर संश्लेषण होता है, जाकर के जमा होती है धातु। धातु किस पर जमा होती है, कैथोड पर जमा होती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं मोटा होगा, कैथोड का इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। और कैथोड इलेक्ट्रोड, यहां पर कौन सा कैथोड इलेक्ट्रोड है, चांदी का। तो आप ये कह सकते हो धनात्मक एवं मोटा इलेक्ट्रोड किसका होगा, चांदी का इलेक्ट्रोड होगा। ये तो यहां तक के प्रश्न हो गए इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया। फिर अगला हो गया इलेक्ट्रॉन का गमन, फिर विद्युत धारा का गमन, फिर मोटा और पतला इलेक्ट्रोड या ऋणात्मक एवं धनात्मक इलेक्ट्रोड। अगली बात करें सेल निरूपण की, सेल आरेख की। सेल आरेख में पहले एनोड, फिर लवण क्षेत्र, फिर कैथोड। तो एनोड के रूप में यहां देखो क्या है, निकल और धातु, धातु विलयन आएगा तो क्या बनेगी, पहले तो वह एनोड के रूप में आपने ये लिख दिया। चलो क्या बनेगा इसका सेल निरूपण, धातु। उसके बाद में क्या आएगी, एनोड के लिए धातु विलयन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, लवण सेतु। उस तरफ क्या आ जाएगा, धातु विलयन। और बाद में क्या आ जाएगी, धातु। बनाओगे तो कैसे बनेगा, निकल एनआई ठोस अवस्था में, Na+2 विलयन अवस्था में। फिर क्या, लवण सेतु 2Ag+ विलयन अवस्था में। फिर क्या, Ag कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में 2Ag। ये हो गया इसका सेल निरूपण। अगली बात करें सेल विभव की, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ। तो आपने ये लिख दिया सेल विभव, ई सेल। निकालने का सूत्र होता है ई कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर होता है एनोड, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। सरल है तो आपने सरल लिख, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। कैसे हो जाएगा, तो कैथोड के रूप में तो इलेक्ट्रोड विभव कौन सा है, एजी का। तो आपने ये लिख दिया एजी, 2Ag+ एजी में। और एनोड के लिए क्या लिख दिया, ये लिख दिया Na+2 किसमें बदलता है, Na में। ये हो गया इस सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल, या इसको पढ़ सकते हो ईएमएफ। ये प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। एक बार देखो, देख के वापस, यह है एक सेल अभिक्रिया जो विद्युत रासायनिक सेल में होती है। उस विद्युत रासायनिक सेल की सेल अभिक्रिया में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सेल अभिक्रिया दे देता है और उसमें से इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। या तो पूछ ले इलेक्ट्रोनों पर होने वाली अभिक्रिया, या पूछ ले विद्युत धारा का गमन, या पूछ ले इलेक्ट्रॉनों का गमन, या पूछ ले धनात्मक एवं मोटा इलेक्ट्रोड, या पूछ ले ऋणात्मक एवं पतला इलेक्ट्रोड, या फिर पूछ ले सेल निरूपण करो, या फिर पूछ ले आपसे उस सेल के लिए सेल विभव की ईएमएफ की गणना करो। ये हुआ विद्युत रासायनिक सेल, उसकी कुछ परिभाषाएं जैसे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, मानक सेल विभव, सेल निरूपण, और उससे संबंधित एक सेल अभिक्रिया से संबंधित पूछा जाने वाला प्रश्न। ये हुई आज की क्लास जिसमें हमने ये सब देखा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको ये हमारी क्लास ठीक लगी, आपकी जानकारी में आई,
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।